मालकिन, मैं जा रही हूँ। रमा की आवाज़ कान में पड़ी तो रुचिका बोली, खाना खा लिया? हाँ मालकिन, खा लिया। रुचिका बोली, ठीक है, फिर जा। रुचिका इस बड़े बंगले की मालकिन, बच्चे दोनों अमेरिका में सेटल थे और पति केशव सीधे रात को 10 बजे घर आते थे। केशव की फैक्ट्री दूरी पर थी, इसीलिए सुबह का टिफ़िन रुचिका साथ ही दे देती थी। केशव की ड्यूटी सुबह 10 से रात 10 बजे तक होती थी। रुचिका का इतने बड़े बंगले में अकेले दम घुटता था। आज रात को रुचिका केशव से बोली, केशव, मुझे नहीं रहना यहाँ अकेले। बच्चे भी बाहर चले गए और तुम भी घर पर नहीं रहते। मैं अकेले बहुत बोर होती हूँ। तुम रमेश भैया और रेशमा से बात करो ना, शायद वे यहाँ वापस आ जाएं। फिर से हम सब एक साथ रहेंगे। रमेश केशव का छोटा भाई और रेशमा रुचिका की देवरानी थी। यह संयुक्त परिवार बरसों से साथ में रहा, मगर केशव के माता पिता मरने के बाद दोनों भाई अलग हो गए थे। रमेश और रेशमा दोनों अलग होने के बाद किराए के मकान में रहते थे। केशव बोला, रुचिका, तुम ही तो अलग होना चाहती थी। मेरे पैसों, मेरे बंगलों और मेरी हर चीज़ पर तुम्हें हक चाहिए था। अब वह सब तो मिल गया तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है वो लोग वापस आएंगे? तुम्हें तुम्हारी देवरानी ने ऐसा छोड़ा कि पलटकर वापस भी नहीं देखा। रुचिका को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई और वह अतीत के गलियारे में चली गई। रुचिका और रेशमा दोनों जेठानी देवरानी कम, बहनें ज़्यादा लगती थी। दोनों की शादी में भी बस 2 साल का ही फ़र्क था, इसीलिए दोनों की खूब पटती थी। सास विमला जी भी दोनों की जोड़ी की बलैयाँ लेती थी, क्योंकि उन दोनों की वजह से उनका संयुक्त परिवार आबाद था। केशव बड़ा भाई होने के साथ साथ घर का करता धरता भी था। उसकी फैक्ट्री जोरों से चलती थी और इसके विपरीत रमेश एक साधारण सी कंपनी में नौकरी करता था। केशव रमेश को अपने साथ फैक्ट्री में ले जाना चाहता था, मगर रमेश अपनी साधारण नौकरी में खुश था। उसे कमाने की बहुत लालसा नहीं थी। रेशमा भी रमेश से परेशान थी। वह भी चाहती थी कि रमेश यह छोटी नौकरी छोड़कर कुछ बड़ा करे, मगर रमेश नहीं माना। प्राइवेट कंपनी होने के कारण एक दिन रमेश की नौकरी चली गई। रेशमा बहुत परेशान हो गई। तब रुचिका बोली, फिक्र मत कर, जिंदगी का हर एक दिन अच्छा हो यह कोई ज़रूरी नहीं। शायद भगवान भी रमेश भैया के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं। केशव ने फिर से रमेश को अपने साथ लेना चाहा, मगर रमेश का वापस वही जवाब था और रमेश दूसरी नौकरी की तलाश में निकल गया। रमेश को नौकरी नहीं मिली। तब तक केशव पूरा घर अकेले चलाता रहा। एक दिन रमेश को फिर से वही साधारण नौकरी मिल गई और रमेश फिर से काम पर जाने लगा। धीरे धीरे दिन साल गुजरने लगे और बीच में केशव के माता पिता का भी देहांत हो गया। रमेश के दोनों बच्चे अभी पढ़ रहे थे। एक दिन रुचिका के मन में ख्याल आया कि अगर मेरा पति रमेश भैया का खर्चा ना निकालें तो रमेश भैया अपने दम पर इतने खर्चे नहीं निकाल सकते। यह फैक्ट्री, यह बंगला, इन सभी पर सिर्फ मेरा अकेले का हक है, मगर रेशमा भी तो यहीं रहती है। कल के दिन वो लोग हमसे सारी चीज़ों में हिस्सा मांग सकते हैं। बस उसी दिन से रुचिका ने घर में कलह का वातावरण पैदा कर दिया। रुचिका के बच्चे बड़ी कक्षा में पढ़ते थे और रेशमा के बच्चे छोटी कक्षा में। एक दिन रुचिका बोली, रेशमा, तुम्हारे बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं और मेरे बच्चों को हो सके तो इन्हें अपने कमरे से ज़्यादा निकलने मत दिया करो। रेशमा ने भी हामी भर दी। घर के रसोई के काम हो या बाहर के काम, सभी रुचिका ने अपने हाथ ले लिए। रेशमा को भी धीरे धीरे सब कुछ समझ आ गया। उसने रमेश से बात की और दोनों ने घर से अलग होने का फैसला कर लिया।
केशव रमेश के इस फैसले से खुश नहीं था। वह यह परिवार बिखरने नहीं देना चाहता था। जब उसने भाई को रोकने की कोशिश की, रुचिका बोली, जिसकी जितनी चादर है उसे उतने ही पाँव पसारने चाहिए। रमेश भैया की साधारण सी नौकरी में भी उन्हें और रेशमा को बंगले का सुख नसीब हो रहा है। शायद यह बात इन दोनों को समझ आ गई है। रमेश और रेशमा का यह बात सुनकर दिल खट्टा हो गया और उन्होंने कभी पलटकर इस घर की ओर नहीं देखा। रुचिका जो चाहती थी उसे सब मिल गया, मगर धीरे धीरे बच्चे विदेश जा बसे और बच गई वह अकेली इस बंगले में। वही बंगला जो हमेशा सबके शोरगुल से आबाद था, आज यही बंगला रुचिका को अकेले में काटने दौड़ता है। देवरानी रेशमा और रुचिका के रिश्ते खट्टे हो चुके थे, इसीलिए इतने सालों से बातचीत भी बंद थी। एक रोज रुचिका को खबर मिली कि रमेश के बच्चों ने भी इस बंगले जैसे ही बंगला खरीदा था और वहाँ चारों साथ में रहते हैं। रुचिका आज अपने आप को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी। रुचिका को अपने किए पे पश्चाताप था। कभी कभी रुचिका काम वाली बाई रमा से बतियाया लेती थी और कहती थी, रमा, कभी भी ज़मीन जायदाद के चक्कर में अपनों को मत छोड़ना, क्योंकि अपनों से ही घर आबाद है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें तथा मेरी अन्य रचनाओं को पढ़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।